Hi guys, good evening. Myself Vinod Kumar Yadav. I welcome all of you in my online classes of मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। जैसे कि आप सब जानते हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के थर्ड ईयर के सिलेबस के अंदर बर्न टॉपिक दिया गया है। तो आज अपन डिस्कस करेंगे अबाउट द बर्न। तो बर्न से पहले अपन स्किन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं या जो बेसिक चीज़ें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं बर्न को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि इसके अंदर the most affected part in burn is skin and the layers of skin. Maybe it depends on the severity, but the most commonly affected part is skin. So in the skin is the largest organ of the body. सबसे बड़ा organ या स्किन को एज ए organ अपन माने या एज ए organ इसको कंसिडर करते हैं तो इट इज़ द लार्जेस्ट organ of the body. अप्रोक्स 20 स्क्वायर फीट इसकी टोटल एरिया माना जाता है। अब स्किन के फंक्शंस की बात करें तो स्किन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम माइक्रोब्स एंड द एलिमेंट्स हेल्प माइक्रोब से और अदर एलिमेंट्स जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं या कोई भी फिजिकल केमिकल इलेक्ट्रिकल या कोई भी ऐसे एजेंट्स, कोई भी एनवायरमेंटल एजेंट्स, इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अपने को प्रोटेक्ट करती है। इसके साथ साथ स्किन का काम होता है रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। जो बॉडी का टेम्परेचर होता है मतलब थर्मो रेगुलेशन का काम जो करती है वो भी उसमें भी हेल्प कौन करती है? स्किन करती है। एंड परमिट्स द सेंसेशन ऑफ टच, हीट एंड कोल्ड। जो टच का, हीट का और कोल्ड के जो सेंसेशंस होते हैं उनको भी परमिट कौन करती है? स्किन करती है। तो स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी. The total area is approx 20 square feet. It protects us from the microbes and the environmental factors, environmental elements, and helps in regulating body temperature and permits the sensations of touch, heat and cold. इसके बाद अपन बात करें तो स्किन की लेयर्स की। स्किन में 3 लेयर्स पाई जाती है मेनली, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस या हाइपोडर्मिस के नाम से जाना जाता है। कौन सी? एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस, जिसको सबक्यूटेनियस लेयर के नाम से भी जाना जाता है। तो एपिडर्मिस लेयर की बात करें, एपिडर्मिस इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन। आउटर मतलब सबसे बाहर वाली। प्रोवाइड्स ए वाटर प्रूफ बैरियर एंड क्रिएट्स आवर स्किन टोन। जो स्किन टोन, जो टैन, वाइट, जो कलर है वो डिसाइड करती है और ये क्या करती है? एक वाटर प्रूफ बैरियर की तरह काम करती है। अगर वाटर प्रूफ नहीं होती तो जैसे अपन पानी में जाएंगे, पानी इस बॉडी के अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगा और बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में अल्ट्रेशन आएगा और उसकी वजह से एडिमा जैसी कंडीशंस हो सकती हैं। इसलिए स्किन एक वाटर प्रूफ बैरियर की तरह काम करती है। इसके बाद बात करें डर्मिस, इसके जस्ट नीचे, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे जो सेकेंड लेयर होती है वो होती है डर्मिस। एपिडर्मिस देन डर्मिस। तो डर्मिस लेयर होती है वो beneath the epidermis contains tough connective tissues, hair follicles and sweat glands. जो डर्मिस होती है उसके अंदर क्या क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यूज, टफ। अपनी स्किन बहुत टफ होती है, इसको इजीली कट करना, पियर्स करना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए इसको टफ बनाया गया ताकि इजीली किसी चीज़ से ये कट या टीयर ना हो सके। और साथ में इसके अंदर हेयर फॉलिकल्स और स्वेट ग्लैंड्स पाई जाती हैं। हेयर फॉलिकल्स हेयर ग्रोथ के लिए और स्वेट ग्लैंड्स फॉर द स्वेट प्रोडक्शन के लिए, जो कि थर्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है। इसके बाद नेक्स्ट एंड थर्ड लेयर इज द इनर मोस्ट डीपर सबक्यूटेनियस टिश्यूज। सबक्यूटेनियस या फैट लेयर इसको बोल सकते हैं, इसको हाइपोडर्मिस के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर फैट और कनेक्टिव टिश्यूज़ पाए जाते हैं। इसके बाद ये पिक्चर से आपको और क्लियर हो जाएगा। सबसे ऊपर वाली लेयर एपिडर्मिस लेयर, सबसे ऊपर वाली या आउटर मोस्ट जो लेयर होती है जो कि एक वाटर प्रूफ बैरियर की, इसके अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स नहीं होते लेकिन एक वाटर प्रूफ बैरियर की तरह काम करती है। इसके बाद सेकंड डर्मिस लेयर, जिसके अंदर क्या क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यूज, टफ कनेक्टिव टिश्यूज, हेयर फॉलिकल्स एंड स्वेट ग्लैंड्स, हेयर फॉलिकल्स, ये कहाँ होते हैं? डर्मिस लेयर में। इसके बाद जो इसके नीचे की लेयर है हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनियस लेयर, जिसके अंदर फैट
इसके अलावा वेसल्स, ब्लड वेसल्स, नर्व एंडिंग्स, नर्व्स, वो सब फाइबर्स, वो सब कहाँ होते हैं? हाइपोडर्मिस में। नर्व एंडिंग्स ऊपर तक होती हैं, क्योंकि ड्रमिस एपिडर्मिस तक भी नर्व फाइबर्स की नर्व एंडिंग्स जाती हैं। तो ये थी स्किन के बारे में नॉर्मल बातें। इसके अलावा एक चीज़ और बताना चाहूँ मैं, तो द स्किन कलर इज़ डिसाइडेड बाय द मिलेनोसाइट सेल्स। मिलेनो जो स्किन का कलर होता है, अलग अलग कंट्रीज़, अलग अलग एरियाज़, अलग अलग डेमोग्राफिक एरियाज़ के अंदर अलग अलग स्किन टाइप होता है। वो किससे डिसाइड होता है? मिलेनोसाइट नाम की जो सेल्स होती हैं वो मिलेनिन नाम का एक पिगमेंट रिलीज करती हैं। उस पिगमेंट से डिसाइड होता है कि उस पिगमेंट से डिसाइड होता है उस पिगमेंट से डिसाइड होता है कि स्किन का कलर कैसा होगा, टैन होगा, वाइट होगा, ब्लैक होगा। वो डिपेंड करेगा ऑन द पिगमेंट मिलेनिन कंसंट्रेशन, कितनी कम ज़्यादा है उसके बेसिस पे। ये काम भी किसका होता है? कि स्किन कलर डिसाइड करना मिलेनोसाइट सेल्स, जो कि स्किन के अंदर की एपिडर्मिस लेयर के अंदर पाई जाती है। मिलेनोसाइट सेल्स वो मिलेनिन नाम का पिगमेंट रिलीज करती हैं और उस पिगमेंट से अपना स्किन कलर डिसाइड होता है। अब इसके बाद अपन बात करें ना बर्न की। अपन ने देखा नॉर्मली स्किन की 3 लेयर्स हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनियस लेयर। हेयर फॉलिकल्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, मसल्स होती हैं, फैट लेयर होती है, ये सब कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। ये सब चीज़ें स्किन के अंदर पाई जाती हैं। अब जैसे अपन बात करते हैं बर्न। बर्न का क्या मतलब है? बर्न मतलब जलना। अब ये इलेक्ट्रिक भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, हीट भी हो सकती है, थर्मल जिसको बोलते हैं वो भी हो सकता है। किसी भी तरह की हीट या किसी भी तरह के केमिकल या किसी भी तरह के रेडिएशन की वजह से अगर स्किन टिश्यूज़ डैमेज हो रहे हैं, स्किन टिश्यूज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं, स्किन टिश्यूज़ की इंटीग्रिटी डिस्टर्ब हो रही है, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? बर्न। तो बर्न की सिंपल एक लाइन में सिंपली मैं बोलना चाहूँ तो बर्न इज ए टाइप ऑफ इंजरी। एक इंजरी होता है बर्न, जिसके अंदर जो स्किन और अदर टिश्यूज़ हैं वो इंजर्ड होते हैं। बर्न इज ए टाइप ऑफ इंजरी टू स्किन एंड अदर टिश्यूज caused बाई हीट, कोल्ड, इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल, फ्रिक्शन, रेडिएशन। इनमें किसी भी कोज की वजह से अगर स्किन और अदर टिश्यूज इंजर्ड हो रहे हैं तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? बर्न। अब जैसे अपन सिंपल ट्रोमा की बात करें तो अपन बात करते हैं उसमें भी तो सेल्स इंजर्ड होती हैं, लेकिन उसके अंदर ये कोजेज ऐसे नहीं होते हैं और द टाइप ऑफ इंजरी इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ट्रोमा एंड इन बर्न द टाइप ऑफ इंजरी इज डिफरेंट, इसलिए अपन बर्न को अलग से क्लासीफाई करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर मोस्ट बर्न्स आर ड्यू टू हीट फ्रॉम हॉट लिक्विड्स। मोस्टली जो बर्न्स होते हैं हीट की वजह से होते हैं, हीट लिक्विड्स की वजह से होते हैं। यानी जैसे हीट लिक्विड्स की बात करें तो गर्म पानी हो गया या और भी कोई ऐसा सब्सटेंस जिसको गर्म किया गया हो, तो उनकी वजह से होने वाली इंजरी मोस्ट कॉमनली देखी जाती है। इसके अलावा सॉलिड्स और फायर इंजरीज, इलेक्ट्रिसिटी भी इसके अंदर बहुत कॉमन हो गया है। इलेक्ट्रिसिटी से होने वाली इंजरीज भी देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अगर मैं बर्न को और अच्छे से डिफाइन करना चाहूँ तो बर्न आर टिश्यू डैमेज दैट रिजल्ट्स फ्रॉम हीट और एक्सपोजर टू सन और रेडिएशन, केमिकल्स, इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट। मतलब बर्न्स आर टिश्यू डैमेज दैट रिजल्ट्स, इसका कोज हमेशा इसके साथ चलेगा। जब भी अपन बर्न की बात करेंगे तो जैसे नॉर्मल टिश्यू इंजरी की बात करते हो तो अपन कोज इंक्लूड नहीं करते। जैसे अपन ने बताया मायोकार्डियल इन्फाक्शन, तो मायोकार्डियल इन्फाक्शन में टिश्यू इंजरी है क्योंकि ब्लड और ऑक्सीजन की कमी हो रही है। वो कमी किस वजह से हो रही है? द कॉज इज नेवर माइंडेड। बट इन द बर्न अपन जब भी बात करेंगे अगर टिश्यू डैमेज, टिश्यू इंजरी की बात कर रहे हैं तो उसमें कोज ज़रूर ऐड किया जाएगा, क्योंकि बर्न स्पेसिफिक इंजरी होती है जो किसी ना किसी फैक्टर जैसे हीट, कोल्ड या रेडिएशन या थर्मल या इलेक्ट्रिक किसी भी ऐसे कोज की वजह से ही होती है। अब टिश्यू कोई सा भी अफेक्ट हो सकता है, स्किन, अंडर द स्किन, इनर पार्ट्स, वो डिपेंड करेगा सीवियरिटी के बेसिस पे। इसके अलावा एक और डेफिनेशन बताऊं तो सेल रेस्ट्रिक्शन
of the layers of skin and resultant depletion of fluid and electrolytes. तो सेल्यूलर डिस्ट्रक्शन ऑफ लेयर्स ऑफ स्किन की सेल्यूलर लेयर्स का डिस्ट्रक्शन होना जो कि फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस करता है, उसको भी अपन बर्न बोल सकते हैं। तो यहाँ पे दो तीन तरह से मैंने बर्न को डिफाइन किया है। एक तो सिंपली ये टाइप ऑफ इंजरी होती है स्किन की, ए टाइप ऑफ इंजरी टू स्किन cause is same. Second thing, burns are tissue damage cause same. Next, cell destruction of skin layers cause same. cause हमेशा ऐड करना है साथ में, बस इस या तो इंजरी है या टिश्यू डैमेज बोल रहे हैं या सेल डिस्ट्रक्शन बोल रहे हैं, और साथ में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन या इम्बेलेंस भी साथ में होता है। तो बर्न इज ए टाइप ऑफ इंजरी टू स्किन बाई रेडिएशन, by thermal, by heat, by chemicals, by ultraviolet rays, by friction, by electricity, by radiation, कोई भी फैक्टर कोई भी रीजन हो सकता है। इसके बाद बात करें तो बर्न साइज। बर्न को साइज के बेसिस पे, जैसे अपन जब भी बर्न के कैलकुलेशन की बात करते हैं, बर्न कैलकुलेशन मतलब बर्न के मैनेजमेंट में बर्न का कैलकुलेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपको बर्न का मैनेजमेंट करना है। जब भी बर्न का, तो आपको पता होना चाहिए कितना परसेंटेज बर्न हुआ है, उसके बेसिस पे आप फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंट्स आप पेशेंट को देते हो या क्लाइंट को देते हो। तो उसके लिए आपका कैलकुलेशन होना ज़रूरी होता है बर्न में जब भी आप बात करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं बात करूँ तो स्मॉल साइज बर्न, इसके अंदर लेस देन 10% ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया। TBA से मतलब टोटल बॉडी सरफेस एरिया, जो टोटल बॉडी है उसके सरफेस एरिया से 10% से कम है तो अपन उसको स्मॉल साइज या माइल्ड बर्न के अंदर, स्मॉल साइज या माइल्ड बर्न के अंदर इंक्लूड करेंगे। लेस देन 10% ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया। सेकेंड बात करें, अगर मोर देन 10% ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया है तो वो लार्ज में आएगा। अभी इसमें 20, 30, 40 उसके बेसिस पे इसको मॉडरेट और सीवियर, मॉडरेट एंड सीवियर दो कैटेगरीज में और डिवाइड कर सकते हैं। 40% तक मॉडरेट और 40% से ऊपर सीवियर केसेस ऑफ बर्न के अंदर आप इंक्लूड कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँ तो जो स्मॉल बॉडी या स्मॉल जो साइज बर्न्स है, इसके अंदर एक लोकलाइज्ड इफ़ेक्ट्स होंगे और लोकलाइज्ड सिम्टम्स अपीयर होंगे, जबकि जो लार्ज एरिया या माइल्ड और मॉडरेट और सीवियर टाइप की इंजरी, इसके अंदर सिस्टमिक अफेक्ट्स आपको शो होंगे, मतलब सिस्टम्स अफेक्ट होंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम, GI ट्रैक्ट, नर्व सिस्टम, ये सिस्टम्स, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ये सिस्टम्स अफेक्ट होंगे जब भी बॉडी एरिया 25% या उससे ज़्यादा जाता है या मोर देन 10% आप बोलते हैं, तो मॉडरेट और सीवियर के अंदर सिस्टमिक इफ़ेक्ट्स आते हैं। जबकि जो स्मॉल साइज या माइल्ड बर्न होता है इसके अंदर लोकलाइज्ड सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद बात करें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्न ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स मतलब कि उस बर्न का सोर्स क्या है, कैसे बर्न हो, उसके बेसिस पे बर्न की बात करें तो अपन इसको 5 डिफरेंट टाइप्स में बांटेंगे, जिसके अंदर फर्स्ट है थर्मल बर्न। फर्स्ट क्या है? थर्मल बर्न। थर्मल मतलब हीट, थर्मल की जहाँ अपन बात करते हैं मतलब हीट। अब इसके अंदर हीट के अंदर कोई भी हो सकता है, लिक्विड हीट, ड्राई हीट, डायरेक्ट हीट, कोई सा भी हीट होना चाहिए। हीट मतलब टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर के कांटेक्ट में अगर आ रहे हैं और उसकी वजह से अगर स्किन टिश्यूज़ और अदर टिश्यूज़ डैमेज हो रहे हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे? थर्मल बर्न। तो इसको डिफाइन करूँ तो बर्न ड्यू टू एक्सटर्नल हीट सोर्सेज विच रेज द टेम्परेचर ऑफ द स्किन एंड टिश्यूज़ एंड कोज टिश्यू सेल डेथ। मतलब कोई भी ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर जिसकी वजह से द स्किन का और टिश्यूज़ का टेम्परेचर बढ़ रहा है और उस टेम्परेचर की वजह से सेल्स और टिश्यूज़ डैमेज हो रहे हैं, तो उसको क्या किस बर्न में इंक्लूड किया जाएगा? थर्मल बर्न। जैसे हॉट मेटल्स, आप हॉट मेटल्स के कांटेक्ट में आए, कोई रोड थी, स्टील, आयरन, एल्यूमिनियम, ब्रॉन्ज, कोई भी मेटल की कोई भी रोड जो हीट या
हीटेड थी, टेम्परेचर उसका बहुत ज़्यादा था, उसके कांटेक्ट में आ गए। स्काल्डिंग लिक्विड्स, स्काल्डिंग लिक्विड्स, स्काल्ड एक टर्म अलग से यूज की जाती है बर्न के अंदर। स्काल्ड जो मैंने नीचे डिफाइन किए, स्काल्ड स्काल्डिंग इज ए फॉर्म ऑफ थर्मल बर्न रिजल्टिंग फ्रॉम द हीटेड फ्लूइड्स। जब भी हीटेड फ्लूइड्स की बात करते हैं और उनकी वजह से होने वाली इंजरी को अपन क्या बोलते हैं, स्काल्ड। ये अलग से टर्म है, कई बार एग्जाम से पूछ ली जाती है। स्काल्ड इंजरी मतलब कोई भी हीटेड लिक्विड्स, अब हीट तो लिक्विड में भी हो सकती है, सॉलिड में भी हो सकती है, सेमी सॉलिड में भी हो सकती है। तो अपन जब भी लिक्विड हीट्स की बात करते हैं तो उसकी वजह से होने वाली थर्मल बर्न को क्या बोला जाता है, स्काल्डिंग या स्काल्ड इंजरी। लिक्विड फ्लूइड्स या लिक्विड हीट की वजह से होने वाली इंजरी को क्या बोला जाता है, स्काल्ड। तो हॉट मेटल्स, स्काल्डिंग लिक्विड्स, स्टीम, स्टीम भी स्काल्ड में ही इंक्लूड किया जाएगा। लिक्विड्स एंड स्टीम बोथ आर इंक्लूडेड इन स्काल्ड। कोई फ्लेम्स हो सकती हैं, उनके कांटेक्ट में आने से अगर स्किन टिश्यूज़ डैमेज हो रहे हैं या स्किन एंड टिश्यूज़ डैमेज हो रहे हैं तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, थर्मल बर्न। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड टाइप ऑफ बर्न इज़ केमिकल बर्न। केमिकल्स की वजह से, एसिड्स की वजह से या अदर कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस जिसकी वजह से स्किन और टिश्यूज़ डैमेज्ड हो रहे हैं तो वो उसको किस में इंक्लूड किया जाएगा, केमिकल बर्न्स के अंदर। इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, एल्कलाइज है, डिटर्जेंट्स हैं, सॉल्वेंट्स हैं, जो कि नॉर्मल, जैसे डिटर्जेंट नॉर्मल कंसंट्रेशन में आपको ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता है, लेकिन अगर उसी को आप हायर कंसंट्रेशन में यूज करते हो तो वो आपकी स्किन के लिए डैमेज या स्किन के लिए आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। या इसके अलावा स्किन और आईज़ केमिकल एजेंट्स होते हैं, वो थोड़े से दूर से भी अपनी आईज़ को अफेक्ट कर सकते हैं, डिस्टेंस से भी। तो केमिकल बर्न्स ज़रूरी नहीं कि आपके पास में जाओगे तो उसकी वजह। इसके अलावा केमिकल्स का अगर इनहेल कर लेते हो, जैसे इनहेलेशन इंजरी, आगे पढ़ेंगे उसके बारे में, तो उसमें भी आ सकते हो। तो केमिकल बर्न्स किसी भी केमिकल की वजह से आपकी स्किन और टिश्यूज़ अगर डैमेज्ड हो रहे हैं तो उसको किस में इंक्लूड किया जाएगा, केमिकल बर्न्स में। It can cause 2 to 11% of all burns, can contribute to as many as 30% of burn related deaths. मतलब 2 to 11% of patients are from chemical burns, and in the all burn patients 30 patients are dead from the chemical burns. इसके अलावा जो इसमें कॉमन एजेंट्स जो कि यूज किए, जिनकी वजह से केमिकल बर्न होता है कॉमनली, सल्फ्यूरिक एसिड है जो टॉयलेट क्लीनर्स के लिए यूज किया जाता है, सोडियम हाइपोक्लोराइट है, ब्लीच में काम आता है, और हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर फाउंड इन पेंट रिमूवर्स। ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड केमिकल है जिनकी वजह से ज़्यादातर केमिकल बर्न्स होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करें इलेक्ट्रिकल बर्न। इलेक्ट्रिसिटी, एसी और डीसी, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, किसी की भी वजह से अगर बर्न अपने टिश्यूज़ और स्किन सेल्स या स्किन टिश्यूज़ डैमेज्ड हो रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड हो रहे हैं, तो उसको किसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा, इलेक्ट्रिकल बर्न। एसी और डीसी दोनों में से किसी में भी हो सकता है। इलेक्ट्रिक बर्न और इंजरीज आर क्लासिफाइड एज हाई वोल्टेज मोर देन 1000 वोल्ट्स एंड लो वोल्टेज लेस देन 1000 वोल्ट। मतलब 1000 से ऊपर और 1000 से नीचे, लेस देन एंड मोर देन दो बेसिस में। हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक बर्न्स, मोर देन 1000 अगर वोल्टेज है तो उसकी वजह से होने वाले को हाई वोल्टेज थर्मल इलेक्ट्रिकल बर्न्स, और 1000 से नीचे है तो लो वोल्टेज इलेक्ट्रिकल बर्न्स। While electrical injuries primarily results in burn, they may also cause fractures and dislocation. मतलब जब भी आप इलेक्ट्रिकल फोर्सेज की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल जो करंट होता है या इलेक्ट्रिकल जो बर्न होता है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पहले तो इंसान को स्टिक कर लेती है और फिर एकदम से झटके से छोड़ती है। तो साथ में बर्न के साथ साथ जब भी इलेक्ट्रिक पेशेंट आएगा तो मे भी चांसेज है कि वहाँ पे फ्रैक्चर्स और डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट्स भी आपको देखने को मिल सकता है। तो आपको जब भी इलेक्ट्रिक बर्न के पेशेंट्स को डील करो तो इन चीज़ों का भी आपको स्पेशल ध्यान रखना है कि वहाँ पे फ्रैक्चर्स और डिसलोकेशंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ ट्रॉमा और मसल कॉन्ट्रैक्शन भी वहाँ पे देखने को मिल सकता है। जबकि जो अदर हैं
जैसे केमिकल, थर्मल, अल्ट्रावायलेट या रेडिएशन या जो भी इनहेलेशन है, उनके अंदर आपको ऐसी कंडीशंस नहीं देखने को मिलेंगी। इलेक्ट्रिकल बर्न में इन चीज़ों का आपको स्पेसिफिक ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, रेडिएशंस बर्न। किसी भी तरह के रेडिएशन के कांटेक्ट में आने से अगर आपकी स्किन डैमेज हो रही है, जैसे कई ऐसे एरियाज़ है जहाँ पे लंबे टाइम तक आप सन के एक्सपोजर में रहते हो तो आपको सन बर्न हो सकता है, या बहुत सीवियर सनलाइट आ रही है उसके कांटेक्ट में आया तो आपको सनबर्न हो सकता है। मोस्ट कॉमन रेडिएशन बर्न इज सनबर्न। तो उसको उस बर्न को अपन किस में इंक्लूड करते हैं? रेडिएशन बर्न में। दे आर बर्न्स ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन और अदर सोर्सेज ऑफ रेडिएशन सच एज एक्स। किसी भी तरह के सोर्स की वजह से रेडिएशंस के एक्सपोजर में आप आ रहे हैं और उस रेडिएशंस की वजह से अगर आपकी टिश्यूज़, सेल्स, स्किन अगर डैमेज्ड हो रही है, कॉम्प्रोमाइज्ड हो रही है, इंजर्ड हो रही है, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? रेडिएशन बर्न। इसके अंदर मे बी caused by protracted exposure to UV lights, जैसे सन, टैनिंग बूथ्स एंड आर्क वेल्डिंग। टैनिंग, सन तो सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट में अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, और इसके अलावा टैनिंग बूथ्स कई जगह आजकल स्पोर्ट्स में, इंडस्ट्रीज़ में, बॉलीवुड हॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, लोग अपने स्किन कलर को टैन करने के लिए या थोड़ा डार्क करने के लिए क्या करते हैं? टैनिंग बूथ्स यूज करते हैं। उसके अंदर अल्ट्रावायलेट रेज यूज की जाती है जिससे कि स्किन कलर टैन, इसको एज ए फिजियोथेरेपी, एज ए थेरेपी भी यूज किया जाता है। तो उसकी अगर ओवर एक्सपोजर हो रहा है तो उसकी वजह से भी आपको रेडिएशन बर्न देखने को मिल सकता है, और अगर आर्क वेल्डिंग के कांटेक्ट में आ गए हो तो उसकी वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा एक्स रेज, रेडियो एक्टिव फॉलआउट, कहीं पे भी किसी भी ऐसा रेडिएशन जिसकी वजह से आपके सेल्स, टिश्यूज़, स्किन टिश्यूज़ अगर डैमेज्ड हो रहे हैं, इंजर्ड हो रहे हैं, तो उस कंडीशन को आप किस में इंक्लूड करोगे? रेडिएशन बर्न के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट है इनहेलेशन इंजरी। इनहेलेशन मतलब व्हाट इज़ द मीन ऑफ इनहेलेशन? इनहेलेशन मतलब थ्रू द रेस्पिरेशन अपन अगर इनहेल कर जाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? इनहेलेशन इंजरी। इसके अंदर सबसे फर्स्ट आता है स्मोक इनहेलेशन इंजरी। स्मोक यानी धुआं। अगर आप धुआं, कोई जहरीला धुआं, जैसे आप किसी ऐसे एरिया में बंद हो गए हो जहाँ पे धुआं है या बहुत लंबे टाइम तक आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो उस कंडीशन में आप क्या हो सकता है? स्मोक इनहेलेशन इंजरी हो सकती है। जैसे व्हेन द विक्टिम इज ट्रैप्ड इन एन एनक्लोज्ड हॉट एंड स्मोक फिल्ड एरिया। गर्म, स्मोक फिल्ड और एनक्लोज्ड मतलब वो क्लोज्ड है, वो ओपन नहीं है। अगर ऐसे एरिया में फंस गया हो या फिर कोई ओपन एरिया में भी बहुत ज़्यादा स्मोक या बहुत ज़्यादा केमिकल स्मोक हो तो उसको इनहेल करने की वजह से भी स्मोक इनहेलेशन इंजरी हो सकता है। अब इन पेशेंट्स को आप कैसे असेस कर सकते हो? इसमें साथ साथ में आपको इनहेलेशन इंजरी के साथ साथ फेशियल बर्न देखने को मिल सकता है, इरिथमा देखने को मिल सकता है, स्वेलिंग ऑफ ओरोफेरिंग्स एंड नेजोफेरिंग्स देखने को मिल सकता है। इरिथमा मतलब रेडनेस ऑफ स्किन, स्किन रेडनेस जो होता है उसको इरिथमा बोला जाता है। तो फेशियल बर्न, इरिथमा, स्वेलिंग ऑफ ओरोफेरिंग्स एंड नेजोफेरिंग्स आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा डिस्निया, टेकिकार्डिया, हॉर्सनेस, स्पुटामेंट, कफ भी आपको उन पेशेंट्स में देखने को मिल सकता है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट इंजरी आपको शो नहीं होगी। बाहर से आपको पेशेंट बिल्कुल क्लीन दिखेगा, क्योंकि डायरेक्ट बाहर की जो आउटर सेल स्किन है इंजर्ड, उस पर अफेक्ट नहीं होगा। इसके अंदर जो इनर सेल्स हैं या फेशियल बर्न हो सकता है मे बी, और ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स, इरिथमा, ऐसे फीचर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। सेकंड, इसके अंदर बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। जब आदमी, कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस गैस होती है जब, जो कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से बन जाती है। जब आप किसी कमरे में बैठे हो, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे कोयला जलने से या हीटर चलाने से, उनकी वजह से जब ऑक्सीजन कम होने लग जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ने लग जाती है, कोई कार्बन मोनोऑक्साइड का सोर्स होना, ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे बंद कमरे में हो जाए, वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का कोई सोर्स है, ऑक्सीजन की कमी है, तो धीरे धीरे कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल होना चालू हो जाएगी, और वो जो अपनी बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ता है, उसकी जगह जुड़ना चालू हो जाती है। मतलब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना बंद हो जाएगा, और ऑक्सीजन का जुड़ना बंद हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड का जुड़ना चालू हो जाएगा, जिसकी वजह से कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनने लग जाएगा और वो अपनी बॉडी में हाइपोक्सिया कोज कर देगा। क्या कोज करेगा? हाइपोक्सिया कोज
कर सकता है। तो इसकी वजह से भी आपको इंजरी या आपको सिम्टम्स आ सकते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की बात करें तो इसके अंदर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि आपके आसपास के एनवायरनमेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। तो इसके बाद बात करें स्मोक पॉइजनिंग। अब ऊपर स्मोक इनहेलेशन, आपने डायरेक्ट स्मोक इनहेल कर लिया। अब स्मोक पॉइजनिंग, जैसे किसी स्मोक के अंदर कोई पॉइजनस सब्सटेंस प्रेजेंट, अगर आपने वो इनहेल कर लिया है तो उसकी वजह से होने वाले इनहेलेशन इंजरी को, इनहेलेशन बर्न को क्या बोलेंगे? स्मोक पॉइजनिंग। इसके अंदर आपको पेशेंट में जैसे कोई किसी ने प्रोडक्ट्स ऑफ कंबनसेशन, मतलब जला हुआ कोई प्रोडक्ट खा लिया हो, जला हुआ प्रोडक्ट खा लिया हो, या कोई ऐसा स्मोक या कोई ऐसा केमिकल स्मोक किसी ने खा ली हो या इनहेल कर ली हो, खा ली हो नहीं, इनहेल कर ली हो सांस के थ्रू, जैसे धुआं, कार्बन वाला धुआं चला गया हो, या कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो इनहेल करने से उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला गया हो, तो उसको क्या बोलेंगे? स्मोक पॉइजनिंग। इसकी वजह से म्यूकोजल इडीमा, कार्बोनिक ब्लैक स्पुटम, हेमरेजिक ब्रोंकाइटिस और ARDS, एडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। इसके बाद बात करें डायरेक्ट थर्मल हीट इंजरी। अब अगर आपके डीप टिश्यूज़ या जो थर्मल इंजरी वो आपके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट कर रही है, इनहेलेशन ऑफ स्टीम, फ्लूइड, एक्सप्लोजिव गैसेज और रेस्पिरेशन ऑफ स्काल्डिंग लिक्विड्स की वजह से, तो उसको किस में इंक्लूड किया जाएगा? डायरेक्ट थर्मल हीट इंजरी, जो कि इनहेलेशन इंजरी का या इनहेलेशन बर्न का एक टाइप होता है। तो मेनली 5 तरह के होते हैं। सबसे पहले हीट, केमिकल, रेडिएशन, इनहेलेशन एंड इलेक्ट्रिकल। 5 तरह के बर्न आपको ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स 5 तरह से बर्न्स को अपन डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हीट या थर्मल बर्न, सेकंड रेडिएशन, थर्ड केमिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इनहेलेशन बर्न। इसके बाद डिग्री ऑफ बर्न ऑन द बेसिस ऑफ टिश्यूज़ इंक्लूडेड। जो टिश्यू इंक्लूडेड होते हैं बर्न के अंदर, उनके बेसिस पे अगर अपन बात करें, टिश्यू इंक्लूडेड यानी स्किन के कितना कौन सी लेयर इंक्लूड हो रही है, उसके बेसिस पे अगर अपन बात करते हैं तो अपन डिग्री ऑफ बर्न डिसाइड करते हैं कि कितना डिग्री है, कि जैसे सुपरफिशियल है या पार्शियल है, या थिकनेस कितनी है उसकी बर्न की, कितना डीप है, उसके बेसिस पे अपन डिग्री ऑफ बर्न डिसाइड करते हैं, जिससे अपने को एक आइडिया लगता है कि अपने को पेशेंट को कितनी केयर देनी है, कितना फ्लूइड वॉल्यूम कैसा है, कौन सा है, क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, उसके बेसिस पे मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ फोटो में आपको 3 दिख रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फोर्थ में सीवियर या कंप्लीट बर्न, जिसके अंदर अब जैसे मैं शुरुआत से बात करूँ, फर्स्ट डिग्री बर्न में ओनली द एपिडर्मिस लेयर इज अफेक्टेड। जो बर्न्स है उससे केवल एपिडर्मिस लेयर अफेक्ट होगी। वो किसी भी इस पर्सन की अगर केवल एपिडर्मिस लेयर तक ही सीमित है बर्न, तो उसको अपन फर्स्ट डिग्री बर्न के अंदर इंक्लूड करते हैं। जबकि जो सेकेंड डिग्री बर्न है उसके अंदर अपन बात करेंगे कि इसके अंदर एपिडर्मिस के साथ साथ डर्मिस लेयर भी इंक्लूडेड हो जाती है। अगर डर्मिस लेयर तक बर्न का इफेक्ट आ रहा है, डर्मिस लेयर की स्ट्रक्चर से डर्मिस लेयर अफेक्ट हो रही है बर्न की वजह से, तो उसको क्या बोलेंगे? सेकेंड डिग्री बर्न। और अगर उससे भी डीप चला गया है, मतलब थर्ड लेयर या मसल्स, सबक्यूटेनियस लेयर, नर्व फाइबर्स, वेसल्स सब अगर ये अफेक्ट हो रही हैं, तो उसको थर्ड डिग्री बर्न के अंदर इंक्लूड किया गया है। और इसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ डिग्री, जिसके अंदर बोन्स आर एक्सपोज्ड, बोन्स भी अफेक्ट हो जाती हैं, बोन्स भी एक्सपोज्ड हो जाती हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? फोर्थ डिग्री बर्न। अब एक एक की बात करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट डिग्री या सुपरफिशियल बर्न, इसको सुपरफिशियल के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर केवल एपिडर्मिस लेयर अफेक्ट होती हैं। और कौन से सिम्टम्स आते हैं? रेड विदाउट ब्लिस्टर्स, मतलब ब्लिस्टर फॉर्मेशन नहीं होता है, केवल रेड होता है वो एरिया। इसके अलावा माइनर इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग हो सकती है। पेनफुल होता है, इम्पोर्टेंट थिंग, पेनफुल होता है जो, और वहाँ की स्किन ड्राई और पीलिंग स्किन हो जाएगी जैसे जैसे बर्न
हील होगा, मतलब वो स्किन वहाँ से हटना चालू हो जाएगी और इसकी हीलिंग 5 से 10 दिन के अंदर हो सकती है। तो फर्स्ट डिग्री या सुपरफिशियल बर्न की बात करें तो केवल एपिडर्मिस लेयर इंक्लूडेड है, ब्लिस्टर्स नहीं है, रेडनेस होगी वहाँ पे, माइनर इन्फ्लामेशन होगा और पेनफुल होगा। इसके बाद सेकंड बात करें, सेकंड डिग्री बर्न या पार्शियल थिकनेस। सेकंड डिग्री या पार्शियल थिकनेस मतलब थोड़ी सी थिकनेस उसकी बढ़ गई। इसके अंदर एपिडर्मिस एंड द पार्ट ऑफ द लोअर लेयर डर्मिस भी इंक्लूडेड हो गई है। इसके जो एरिया होगा वो कैसा होगा, रेड, ब्लिस्टर्स होंगे और स्वोलन और पेनफुल। रेडनेस भी होगी, स्वेलिंग भी होगी, पेनफुल भी होगा और ब्लिस्टर फॉर्मेशन भी होगा वहाँ पे जब सेकेंड डिग्री बर्न आपको देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर कुछ ब्लिस्टर्स ओपन वेरी पेनफुली, मतलब फूट जाते हैं जो ब्लिस्टर्स बनते हैं वो, और वो बहुत पेनफुल होते हैं। और जो बर्न एरिया है, जो बर्न का वुंड होगा उसकी अपीयरेंस वेट और वीपिंग होगी, मतलब उसमें जैसे ऐसे लगेगा जैसे पानी भरा हुआ है, वेट अपीयरेंस और वीपिंग अपीयरेंस होगी उस वुंड की, या जो एरिया है एरिया ऑफ बर्न की। इसके बाद नेक्स्ट धीरे धीरे जैसे हीलिंग स्टार्ट होगी वहाँ पे फाइब्रस एक्जुडेट्स जमा होने लग जाएगा, जो कि धीरे धीरे वहाँ पे हीलिंग के साथ साथ बनना स्टार्ट होता है जैसे जैसे हीलिंग होती है। तो सेकंड डिग्री या पार्शियल थिकनेस, सबसे पहले सुपरफिशियल या फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री पार्शियल थिकनेस बर्न, जिसके अंदर एपिडर्मिस एंड डर्मिस बोथ लेयर्स आर इंक्लूडेड सेकंड डिग्री, जबकि फर्स्ट डिग्री के अंदर केवल एपिडर्मिस इंक्लूडेड थी। दोनों में पेनफुल है, रेडनेस, यहाँ पे ब्लिस्टर्स नहीं बनते हैं, यहाँ पे ब्लिस्टर्स बनते हैं, यहाँ पे स्वेलिंग नहीं होती है, यहाँ पे स्वेलिंग भी होती है। इसके बाद बात करें थर्ड डिग्री बर्न या फुल थिकनेस बर्न, इसके अंदर एपिडर्मिस, डर्मिस एंड द सबक्यूटेनियस लेयर इज ऑल्सो इंक्लूडेड, जिसके अंदर सबक्यूटेनियस की जो वेसल्स होंगी, मसल्स होंगी, वो सब एरियाज इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, वो बर्न हो जाएगा। तो थर्ड डिग्री बर्न destroy the epidermis and dermis, they may go into the innermost layer of the skin, the subcutaneous layer, connective tissues and muscles। और जो बर्न वुंड होगा इसकी अपीयरेंस कैसी होगी, पेल वाइट, रेड, ब्राउन, लेदरी और चेड अपीयरेंस होगी बर्न वुंड की। इसके अंदर सिम्टम्स कौन से आएंगे, फर्स्ट पेनलेस, उन दोनों में पेनफुल था, इसके अंदर पेनलेस, और इनसेंसिटाइज मतलब सेंसेशन भी लॉस हो जाएंगे क्योंकि इतना डीप बर्न हो चुका है कि नर्व फाइबर्स, नर्व एंडिंग्स भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, जिसकी वजह से इनसेंसिटेट भी हो सकता है, शॉक हो सकता है क्योंकि फ्लूइड लॉस हो सकता है, इतना डीप बर्न होने की वजह से फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, फ्लूइड लॉस हो सकता है, उसकी वजह से शॉक भी हो सकता है। मायोग्लोबिनूरिया, टिश्यू सेल रेस्ट्रिक्शन होगा, ब्लड वेसल्स अफेक्ट हो रही हैं तो ब्लड के अंदर आरबीसी प्रेजेंट हो सकती, सॉरी यूरिन के अंदर रेड कलर यूरिन आ सकता है, ब्लड प्रेजेंट हो सकता है यूरिन के अंदर, और कोएगुलेटेड वेसल्स में भी सीन, क्योंकि वेसल्स जब बर्न होंगी तो वो कोएगुलेटेड हो जाएंगी, मतलब ऐसी सिकुड़ी हुई सी अपने को ब्लड वेसल्स देखने को मिल सकती हैं थर्ड डिग्री बर्न के। इसके बाद फोर्थ डिग्री या सीवियर बर्न, इसके अंदर पूरी लेयर्स, ऑल 3 लेयर्स ऑफ स्किन, underlying bones, muscles, tendons and sweat glands, all the areas to the bones, बोन एपिडर्मिस से लेके और बोन तक का एरिया जो होगा वो कम्प्लीटली अफेक्टेड होगा या बर्नड होगा। इसको अपन किस में इंक्लूड करेंगे, फोर्थ डिग्री बर्न में। ये भी पेनलेस होगा और इसकी अपीयरेंस और सिम्टम्स जो आएंगे वो सेम थर्ड डिग्री बर्न की तरह ही आएंगे। इसके बाद बात करें एक जैक्सन थर्मल वुंड थ्योरी दी गई। जैक्सन ने एक थ्योरी दी थी जो बर्न का वुंड होता है उसके लिए, मतलब जो बर्न वुंड होता है उसको अपन कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे जज करेंगे, कैसे उसको असेस करेंगे। जो थर्मल बर्न होता है उसके वुंड, इसके अंदर देखते हैं इसने क्या करा है, जो बर्न वुंड था उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मतलब जो एरियाज बना दिए। जैसे मान लो ये स्किन का कोई पार्ट था, इसके अंदर यहाँ पे बर्न हुआ है, ये एरिया बर्न हुआ है, तो इसने क्या करा, इसके एरियाज डिसाइड कर दिए। जैसे सबसे पहले द इनर मोस्ट
एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा सीवियर बर्न है, उस एरिया को क्या बोला इसने, जोन ऑफ कोएगुलेशन, जिसके अंदर ऑल टिश्यूज़ आर डैमेज्ड, मतलब उस एरिया के सारे टिश्यूज़ डैमेज्ड है। जोन ऑफ कोएगुलेशन जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो जो सबसे अंदर की साइड है वो। इसके बाद सेकंड जो जोन बनाया वो जोन ऑफ स्टेसिस, इसके चारों तरफ का एरिया जहाँ पे सराउंडिंग सम टिश्यूज़ आर डैमेज बट मे बी रिवर्सिबल, मतलब कंप्लीटली लॉस नहीं हुआ है। इनको अगर नरिशमेंट मिलेगा तो ये ट्रीटमेंट मिलेगा तो ये वापस रिकवरी करके नॉर्मल हो सकते हैं, जबकि अंदर के जो टिश्यूज़ थे वो कम्प्लीटली डैमेज्ड हो चुके हैं। तो सेकंड स्टेसिस, जोन ऑफ स्टेसिस, जो कि उसके थोड़ा सा आउटर एरिया होगा। इसके बाद जो यहाँ पे आपको दिखाया गया है, इसके बाद थर्ड जो एरिया है वो होगा जोन ऑफ हाइपरेमिया। हाइपरेमिया इसके अंदर क्या होगा, रेड ड्यू टू इन्फ्लामेशन। ये इस एरिया के अंदर बर्न का इफ़ेक्ट कम है, टिश्यू डैमेज कम है, बहुत कम है, और ये एरिया रेड होगा, इसलिए इसको एमिया, हाइपर एमिया, मतलब एमिया मतलब ऐसे लगेगा जैसे ब्लड इकट्ठा हो रखा है, तो इस हाइपर हो जाएगा वहाँ पे ब्लड की कंसंट्रेशन, वो इन्फ्लामेशन की वजह से होगी वहाँ पे रेडनेस, क्योंकि जब इन्फ्लामेशन होता है तो ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है इन्फ्लामेटरी एरिया तक, तो वहाँ पे एक रेडनेस हो जाएगी, जिसकी वजह से इसको हाइपर एमिया बोला गया है, जोन ऑफ हाइपर एमिया। तो जो जो थर्मल वुंड होते हैं या कोई बर्न वुंड होता है, थर्मल बर्न का वुंड, उस बर्न के वुंड को अपन जैक्सन नाम के एक साइंटिस्ट ने एक थ्योरी के बेसिस पे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। द इनर मोस्ट जोन इज जोन ऑफ कोएगुलेशन, जहाँ पे सेंट्रल एरिया है वुंड का और ऑल टिश्यूज आर डैमेज्ड। इसके बाद सेकंड एरिया जोन ऑफ स्टेसिस, जिसके अंदर एरिया सम टिश्यूज आर डैमेज्ड सराउंडिंग द कोएगुलेशन एरिया, जहाँ पे सम टिश्यूज आर डैमेज्ड बट रिवर्सिबल कंडीशन में होते हैं, ये वापस ठीक हो सके। इसके बाद थर्ड हाइपरेमिया, मतलब टिश्यूज वहाँ के नॉर्मल है लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेडनेस हो गई है, क्योंकि इन्फ्लामेटरी कंडीशन वहाँ पे हो गई है, इसकी वजह से वहाँ पे जोन ऑफ कोएगुलेशन या जोन ऑफ स्टेसिस और जोन और हाइपरेमिया, ये कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, या आपको जब बर्न पूछे तो बर्न वुंड की जो डेफिनेशन क्लासिफिकेशन पूछता है तो उसके अंदर आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो गाइस, ये आज का बर्न का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, आगे की क्लास में अपन इससे आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। कुछ समझ में नहीं आया हो तो कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू।